मान लीजिए आपके पास आइडल पैसा रखा हुआ है, ऐसा पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा है और आपने उसे तिजोरी में रख रखा है। वो पैसा आपको कुछ रिटर्न दे सकता है या वो पैसा आपको कुछ कमा कर देगा? नहीं। ऐसी सिचुएशन में जब आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं यार वो जो तेरा पैसा है उसको काम पे लगा, हम उससे पूछते हैं कि यार हम उससे काम पे कैसे लगाए, तो वो हमें भारी भरकम सजेशन देते हैं। भाई शेयर्स में लगा दे, डिबेंचर्स में लगा दे, कमोडिटी में लगा दे, बॉन्ड्स में लगा दे, एफडी में लगा दे, आरडी में लगा दे। ऐसे भारी भरकम वर्ड्स जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें टिपिकल लगते थे, लेकिन आज के डेट में बच्चा बच्चा इन वर्ड्स के बारे में जानता है कि शेयर्स, कमोडिटी, डिबेंचर, एफडी, आरडी क्या होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे ही मार्केट के बारे में जहाँ पर ये सारी चीज़ों की डीलिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाए एक नॉर्मल इंसान जब अपनी जॉब करता है, जॉब से पैसा कमाता है और उस पैसे से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करता है। जब अपनी पूरी बेसिक नेसेसिटीज़ करने के बाद उसके पास जो पैसा बचता है वो ये सोचता है कि इस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। नॉर्मली हिंदुस्तान में सभी लोग एफडीज़ पे भरोसा करते हैं, आरडीज़ पे भरोसा करते हैं। वो डायरेक्टली ये पैसा जाके बैंक्स में जमा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे माना जाए कि ये जो बंदा है ये राम नाम का है। राम सोचता है कि यार मेरे हर मंथ की जो सेविंग है वो मैं ले जाके कहाँ रखूँगा? बैंक में रखूँगा, और बैंक मुझे इसका मिनिमम 4% तो ब्याज देगा ही देगा। बट बैंक भी आपको तभी ब्याज देगा जब बैंक के पास कुछ आएगा। बैंक इन सारे पैसों को इकट्ठा करके ऐसी कंपनीज को, ऐसे बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है जिन लोगों को एक्चुअल में पैसे की नीड होती है, जिसे हम कॉर्पोरेट लोन भी बोलते हैं। वो पैसा जब इन लोगों के पास पहुंचता है तो बैंक इनसे चार्ज करता है इंटरेस्ट फॉर सपोज 15% का। अब बैंक के पास आ जाता है 15%, तो उस 15% में से आपको वो दे देता है 4%। 11% का मुनाफा डायरेक्ट बैंक का होता है। जब राम को ये चीज़ें समझ में आने लगी, वो इसके डेप्थ में गया, तो राम ने सोचा कि क्यों ना मैं भी डायरेक्ट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूं, मैं भी डायरेक्ट कंपनीज़ के शेयर्स खरीदूं, डिबेंचर्स खरीदूं, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करूं। कहीं ना कहीं मुझे भी डायरेक्ट कुछ बैंक से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा। तो जब वो डायरेक्टली कंपनी से डील करता है तो उसके बीच में जो लिंक की तरह काम करता है वो होता है उस समय भी बैंक ही। बट बैंक आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेता, आपका इनडायरेक्टली पैसा कंपनीज तक पहुँचाता है। इस लिंक को ही बोला जाता है फिनेंशियल मार्केट। ये जो फिनेंशियल मार्केट है इसे एक प्रकार से अलोकेटिव मार्केट भी कहा जाता है। अलोकेटिव मार्केट वो मार्केट होता है जो आपके सेवर, जो मतलब वो लोग हैं जिनका पैसा है, उन लोगों तक पहुंचाने का काम करता है जिन्हें एक्चुअल में नीड होती है। मतलब एक प्रकार से ये रईस लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इसलिए इन्हें सरप्लस यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास एक्चुअल में उतना फंड अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो कि लोग नीडी होते हैं वो लोग होते हैं डिफिशिएंट यूनिट के, जिन्हें पैसे की एक्चुअल ज़रूरत हो। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमसे भीख मांग रहे हैं, ये हमें पैसा चाहिए, भैया हमें पैसा दो, हम पर पैसा आएगा तो हम आपको इसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। इसीलिए इसको अलोकेटिव मार्केट भी कहा जाता है। तो अलोकेटिव मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके ज़्यादा डेप्थ में ना जाते वैसे मीनिंग को समझें कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी लिंक है जो सेवर और बोरोअर के बीच में स्टेबलिश करती है। अब इस मार्केट का एक्चुअल में काम होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए काम करता कैसे? पहली चीज़, जो आपका पैसा है जो आपके पास रखा हुआ है उसे एक ऐसी जगह ले जाना जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का एक यूटिलाइजेशन, जहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसका मतलब है कि आपका पैसा ऐसी जगह से उठाना और ऐसी जगह लगाना जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, उसे बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। दूसरा पॉइंट, जो आपने पैसा लगा दिया है, अब भैया हमारा पैसा तो किसी कंपनी में जा चुका है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे की एक्चुअल में वैल्यू क्या है? तो वो डिपेंड करती है उसकी डिमांड और उसके सप्लाईज के ऊपर। तो जो अगला पॉइंट है वो है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवर। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवर एक्चुअल में डिपेंड करती है डिमांड और उसके सप्लाईज पर। डिमांड और सप्लाईज का मतलब होता है, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है कि यार ये चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए, उसके ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जहाँ हमने करी है तो उस चीज़ की अगर डिमांड बढ़ने लगेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती है। तीसरी चीज़ है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू
फिनेंशियल असेट्स। फिनेंशियल असेट्स एक्चुअल है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। वो शेयर सर्टिफिकेट एक प्रकार से हमारी असेट्स हो गई कि भैया हमारा जो पैसा है ये कहीं पर इन्वेस्ट है और उसका हमें एक प्रूफ मिला है, एक सर्टिफिकेट के तौर पे प्रूफ मिल गया है कि भैया हमने यहाँ पे पैसा हमारा लगा रखा है। वो पैसा आपका होता है फिनेंशियल असेट्स के नाम से। अब आप चाहो, जैसे मान लो कि कॉजेज सभी के यहाँ आते हैं, कैजुअलिटी सभी क्या हो जाती है, एकदम कुछ भी आ सकती है इमरजेंसी, उस समय हमें पैसे की ज़रूरत है। मान लो शादी आ गई या हमने कोई SIP करवाई थी, हमको ज़रूर तोड़वाना पड़ेगी अब कि अभी अब तो शादी आ चुकी है, घर में कोई फंक्शन आ गया है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो अभी हम फिलहाल में क्या करें? तो ये हमें एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसको वापस से बेच सकते हैं ईजिली तरीके से और हम हमारा कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है हमें बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। अगला पॉइंट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जहां पर नंबर ऑफ कंपनी ज़्यादा हो गई और नंबर ऑफ सेवर्स भी ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपके पास एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड आ गया जहां से पैसा सब दूर से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और इसमें सभी सेवर्स और सभी कंपनीज को बेनिफिट ये मिलता है कि उन्हें जो पैसा लगाना है मार्केट में वो बहुत ही कम कॉस्ट पे लगाया जाता है। एक्चुअल में फिनेंशियल मार्केट दो मार्केट के साथ डील करता है, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को अब आगे समझते हैं। एक बार आप ये वापस समझ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। आपका ऐसा पैसा जो कि उठाकर कंपनी एक ऐसी जगह लगाती है जहां पर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिटर्न की। दूसरा, ये आपका जो पैसा ये आपकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि पैसा बढ़ेगा कि घटेगा। तीसरा, आपकी जो लिक्विडिटी जो फाइनेंशियल असेट्स की, जो आप जब चाहें, आपकी जब मर्जी हो, आप इस पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जहाँ पे कंपनी और सेवर दोनों का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण हमारा जो भी पैसा लगा होता है उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में जो सबसे पहला मार्केट होता है वो होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट एक्चुअल में होता है क्या है? ये वो मार्केट होता है जहां पर हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका पेमेंट हम विद इन 1 ईयर इजीली कर सकते हैं। उस मार्केट को बोला जाता है मनी मार्केट। मनी मार्केट को समझने के लिए 4 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज, ये जो मार्केट होता है ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर होता है, इसकी डीलिंग शॉर्ट टर्म होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं है। इसका मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब ये होता है कि इसकी कोई लोकेशन ऐसी नहीं कि जहां हम पैसा देंगे, जहां हमें पैसा मिलेगा, इसलिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स्ड नहीं होती। इसमें मेजर इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं जैसे RBI, UTI, LIC, कॉमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी शामिल किया जाता है जैसे कि ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो चलिए एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक्चुअल होता है, जब हमारे देश में पैसे का ओवरफ्लो ज्यादा हो जाता है तब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप ट्रेजरी बिल इशू करो। ट्रेजरी बिल जब इशूड होते हैं तो वो मिनिमम 25,000 से इशूड होते हैं। मतलब अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं तो ही आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जब इशूड होते हैं तो बैंक और जनरल पब्लिक इसमें इजीली इन्वेस्ट करती है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत आती है और गवर्नमेंट बोल रही है इसका मतलब हमारा पैसा प्योरली सेफ है, ये पैसा हमारा डूबने वाला नहीं है। ट्रेजरी बिल जो है वो हमेशा डिस्काउंट पर इशू होती है। जी हाँ, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ट्रेजरी बिल हमने ली 1 लाख की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के द्वारा हमें इशू कर रहा है 92,000 में, मतलब 1 लाख की चीज हमें मिली 92,000 में। बट जिस दिन ये रिडीम्ड होगी, जिस दिन इसका रिपेमेंट होगा, उस दिन हमें पूरे इस बिल के बदले में 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। इनडायरेक्टली 1 लाख की चीज 92 में हमको मिली थी और हमने उसको वापस 1 लाख में बेची, तो जो इनडायरेक्टली 8,000 रुपए जो है वो हमारा प्रॉफिट ही है। ये जो प्रॉफिट है कभी भी हमें ज्यादा नहीं मिल सकता, मतलब इसकी पार वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा, पार वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू होगी 0। इसलिए ट्रेजरी बिल को 0 कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, जिसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड डेट होती है 14 दिन से लेकर 365 दिन तक के लिए होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कॉमर्शियल पेपर। पहली बार इंडिया में 1990 में आया हुआ था कॉमर्शियल पेपर। 1990 में जब कॉमर्शियल पेपर आया तो उसका मेनली पर्पस था कि जो रेपुटेटेड और क्रेडिट वर्थनेस वाले जो कंपनीज है वही ये कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कोई नई मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, नए प्रोजेक्ट्स लगाना है तो वो अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू करती है। लेकिन उसको इशू करने के पहले जो उन्हें फ्लोटिंग कॉस्ट लगती है, दैट मींस जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लगते हैं जैसे कमीशन, बोनस या प्रोस्पेक्टस के प्रिंटिंग के खर्चे, उन खर्चों के लिए जब वो पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसके बदले में ये कॉमर्शियल पेपर इशू करती है।
ये कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार से अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। इसका मतलब कि कल से अगर कंपनी इसका पैसा ना भी दे तो भी आप उससे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। इसकी मैच्योरिटी 15 दिन से लेकर 365 दिन तक होती है, जो कि विद इन 1 ईयर इजिली कंबाइंड है। लेकिन आपकी बुक में 3 महीने से लेकर 12 महीने तक लिखा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा आपको डेट आनी है 15 दिन से लेकर 365 दिन तक की होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि फ्लोटिंग कॉस्ट को, शॉर्ट टर्म फंड को रिकवर कर पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है कॉल मनी। कॉल मनी एक्चुअली होता क्या है? कॉल मनी का मतलब है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक्स, बैंकों के आपस में लेन देन के बारे में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई को 100 रुपए में से 40 रुपए सीआरआर के देना, बैंक ऑफ इंडिया के पास 36 रुपए है, 4 रुपए की अभी भी कमी। वो एसबीआई के पास बोलता है यार मेरे पास 36 है, तू 4 और मुझे और दे दे। एसबीआई बोलता है यार 4 तुझे देने का मुझे क्या फायदा मिलेगा। बीओआई बोलता है यार इस 4 के बदले में मैं अपना कॉल रेट देने के लिए तैयार हूँ। कॉल रेट का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा इंटरेस्ट जो 1 या 2 दिन के लिए दिया जाता है। ये कॉल रेट वॉलेंटाइल होता है। वॉलेंटाइल का मतलब होता है कि ये डे टू डे हो सकता है या आर टू आर भी लग सकता है। आर टू आर का मतलब होता है घंटों के हिसाब से भी लग सकता है। इसकी मैक्सिमम डेट 1 या 2 दिन हो सकती है, बट अगर मान लीजिए कि सडनली हॉलिडे आ जाए या पब्लिक हॉलिडे आता है तो उस कंडीशन में डेट आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि संडेज और पब्लिक हॉलिडेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। चौथा इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल और कुछ नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। एक्चुअल होता है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम नाम का आदमी और एक श्याम नाम का आदमी। राम ने श्याम को बोला यार मुझे 10,000 का माल की रिक्वायरमेंट है, श्याम मुझे 10,000 रुपए का माल दे दे, बट मैं पैसा तुझे 3 महीने बाद दूंगा। श्याम बोलता है ठीक है मैं तुझे माल देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा। इसके लिए तुझे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा बिल साइन करके देना पड़ेगा जिसमें तू ये वचन दे रहा हो कि तू मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देगा। वो साइन करके शाम को दे देता है और वो माल उठा लेता है। अब ये पेमेंट वो 3 महीने बाद देगा। सडनली अगर शाम को मान लो अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने बैंक जा सकता है, बैंक से जाके इस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो एक एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ। शाम जब ये बिल लेके गया बैंक के पास, बैंक से बोला यार मुझे अभी हाल फिलहाल में 10,000 रुपए की नीड है और ये बिल का जो पैसा है वो मुझे 3 महीने बाद आएगा। बैंक बोलती कि ठीक है हम आपको इसके बदले में पैसा देंगे, लेकिन ये बिल का जो पैसा ये भी हमको 3 महीने बाद मिलेगा, तो इसके बदले में हम आपको डिस्काउंट करके बिल देंगे, मतलब हम कुछ पैसा काट के आपके हाथ में देंगे। इसका मतलब जो शाम रहेगा वो बोलेगा कि ठीक है 3 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, तो आप डायरेक्टली जाके खुद आराम से ले लीजिएगा। बैंक जब उसको पैसा देगा तो मान लीजिए बैंक ने उसको दिए 9,000 रुपए, जबकि बिल था 10,000 रुपए का, तो जो 1,000 रुपए उसने काटा होगा वही होगा हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये बिल की मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली 90 डेज की तो होती है, हमें सभी को पता था कि 3 महीने के लिए तो बिल्स बनाए जाते हैं और ड्रावर और ड्रावी के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्रिएट होता है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में पहली चीजें समझ लीजिए कि सेकेंडरी मार्केट में ही सोल्ड होते हैं। इसका मतलब अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो एक कोई बैंक है और एक कंपनी एबीसी लिमिटेड ने बैंक में कुछ फंड डिपॉजिट किया है और उस डिपॉजिट के बदले में बैंक उसको एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफर करता है जिसमें ये लिखा होता है कि एबीसी लिमिटेड ने हमें इतना फंड दिया है। 91 डेज से लेकर 1 साल तक की कोई सी एक डेट होती है जिसमें मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, उस डेट को वो इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट करेगा। इसके बारे में उस बैरियर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब एक प्रकार से बैरियर ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोला जा सकता है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बोला जा सकता है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से लेकर 1 साल के बीच में होती है। ये सोल्ड होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब बैंक आपको पैसा ना दे तो कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो जाके बैंक के खिलाफ केस कर सकता है और अपना पैसा वापस ले सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मार्केट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम अगर लंबे समय के लिए, मिडिल टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम इससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा पाए। इन ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें इसके कुछ फंक्शंस को समझना जरूरी है। जैसे पहला फंक्शन होता है कि लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि जो हमारे सेवर्स जिनका पैसा है उनका पैसा एक ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट करना जहां से उनके लंबे समय के रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो। तो सिंपल सी बात है कि कैपिटल मार्केट वही डील करेगा जहां पर सेवर्स अपना लंबे समय तक का पैसा लगा सकते हो ताकि उन्हें लंबे समय तक का प्रॉफिट अर्न हो पाए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या होता है कि कैपिटल मार्केट हमेशा लंबे समय के लिए इंटरेस्ट कमाने के लिए माना जाता है।
मतलब आप अपना पैसा ऐसे समय लगाएं जहां मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में पैसा फंसाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल मार्केट हमेशा एंट्री करेगा मिडिल और लॉन्ग टर्म फंड्स में, कभी भी वो शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ नहीं जाने वाला। कैपिटल मार्केट में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि हमें इसके अंदर इंटरमीडिएट्स को एंटरटेन करना होता है। एंटरटेन का मतलब होता है भाई तू हमें एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बता, हम हमारा पैसा तुझे देंगे, तू तेरा ब्रोकरेज कमीशन जो तुझे लगे तू ले, और उसके बाद हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका बता जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल सके, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये यूटिलाइज करता है इंटरमीडिएट्स को। इंटरमीडिएट्स को मतलब होता है कि ये ऐसा फर्म का चैनल होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी दिशा देता है, जहां पे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। ये लोग आपके लिए काम करते हैं जस्ट लाइक अ एजेंट। कैपिटल मार्केट का अगला पॉइंट होता है कि डिटरमाइन द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आपने एक जगह पैसा इन्वेस्ट करा तो आपके पास एक बहुत लंबा समय कि आप उसको विड्रॉ करोगे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। उसी बीच अगर आपके पास कहीं से और ज्यादा पैसा आ जाता है जिसमें आपको और ज्यादा यूटिलाइज करना है, तो आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप जगह जगह उसको इन्वेस्ट कर पाओ। आप अपना कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में हमें हमारा प्रॉफिट अर्न होता है। Much more important topic here, rules and regulation. Rules and regulation governed by the government. Governed by the government का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे जो कि इन्वेस्टर, जो कि सेवर्स है, उनके पैसे को सेफली रख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमें शेयर मार्केट की बात करनी है, स्टॉक मार्केट की बात करनी है, तो उसको सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से सेबी की नजर होती है कि कोई इंसान कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहा है, या किसी प्रकार का मैनिपुलेशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, या विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहा है। इस टाइप के मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट के अंदर बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। इसी के साथ हमने हमारा फाइनेंशियल मार्केटिंग का टॉपिक कंप्लीट किया। हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मनी मार्केटिंग क्या होती है, कैपिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमने डिटेलिंग में इसको पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।